तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डॉक्टर अमित आईएएस पीसीएस एकेडमी में। आज जो अपन अपने करंट अपडेट्स देखेंगे वो 9 to 14 दिसंबर देखेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो भी इन दिनों में इंपॉर्टेंट न्यूज रही है उसे हम कवर करेंगे। इसी के साथ साथ जो आपको पता है कि हम एचसीएस यूपीएससी के पीवाईक्यूज कवर करते हैं, एक्टिव रिकॉल करते हैं, और जो भी उस करंट टॉपिक के रिलेटेड स्टैटिक नॉलेज होती है वो भी हम इस क्लास में देखेंगे। इसी के साथ साथ आपको बता दिया जाए कि द हिंदू के सारे न्यूज आर्टिकल मोस्टली जो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और उसी के साथ पीआईबी की न्यूज भी आपकी कवर करी जा रही है इसमें। तो ये जो आप नो इंडियन सिटी मीट्स डब्ल्यूएचओ एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, काफी तड़कता भड़कता स्टेटमेंट जो है वो लेंसेंट प्लेनेट की रिपोर्ट ने पब्लिश की है, जो उनमें बताया है कि किसी भी इंडियन सिटी का जो है डब्ल्यूएचओ के एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर रहे, और क्वांटम के रिलेटेड काफी न्यूज है वो देखेंगे। तो देखिए, एक्टिव रिकॉल जो आपका सबसे बढ़िया साथी रहेगा एग्जाम में, जिससे आप याद कर सकते हैं, ये आपके लिए एकेडमी में करवाया जा रहा है, जिससे आप करंट अफेयर्स तो पढ़ें पर करंट अफेयर्स के साथ करंट अफेयर्स याद भी करें। तो अपना मकसद यही है कि करंट अफेयर पढ़ते पढ़ते ही अपन को करंट अफेयर्स याद करने हैं। तो जैसे न्यूज है इंडियन स्टार टोटोइज के बारे में, सीरियन क्राइसिस के बारे में, एंटी पार्टिकल और एंटी मैटर के बारे में, जो माधव गाडगिल कमेटी है उसके बारे में जिसपे यूपीएससी ने पीवाईक्यू भी पूछा हुआ है, हीमोफीलिया के बारे में, जज इंपीचमेंट के बारे में, मलेरिया के बारे में न्यूज है, और नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में न्यूज है। तो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने रेड में लिखे हुए हैं। विलो चिप के बारे में न्यूज है, जॉर्जिया के बारे में न्यूज है, फेम 3 व्हीकल्स जो है नई आए हैं उनके बारे में न्यूज है, नो इंडियन सिटी मीट्स डब्ल्यूएचओ एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। और इसी के साथ हम आपको पता होगा कि हम सारी न्यूज तो कवर करते ही हैं, साथ में जो भी पीवाईक्यू यूपीएससी और एचसीएस में आया हुआ होता है वो हम कवर करते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा यूपीएससी पीवाईक्यू 2013 का हमने आपके लिए अटैच कर रखा है, और ये सोल्व आपको करवाया जाएगा। ऐसे ही हर न्यूज मोस्टली हम जो कवर करते हैं वो आपकी या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इंस्पायर्ड होती है, या ऐसी न्यूज होती है जो जिससे क्वेश्चन बनने की संभावना है। इररिलेवेंट और इधर उधर की न्यूज जो कि एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, कोई पॉलिटिकल न्यूज और कोई अलग से न्यूज, या फिर समझिए आप कोई ज्यादा ही स्पोर्ट्स की न्यूज, ये सब हम कवर नहीं करते। हम एग्जाम ओरिएंटेड एचसीएस और यूपीएससी रिलेटेड न्यूज करवाते हैं। तो आपको मैंने सब दिखा दिया है। इसी के साथ अपन अपनी आज की न्यूज स्टार्ट करते हैं। तो अपना फर्स्ट आर्टिकल है इंडियन स्टार टोटोइज। तो न्यूज देखिए, कॉन्टेक्स्ट क्या है। इंडियन स्टार टोटोइज अ प्रोटेक्टेड स्पीसीज इज इंक्रीजिंगली थ्रेटेंड बाय इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड एंड अनएथिकल पेट ओनरशिप। तो इस वजह से इसका कंसर्न बढ़ रहा है, और डिस्पाइट लीगल प्रोटेक्शन इट फेसेस सिग्निफिकेंट कंजर्वेशन चैलेंजेस। जो कंजर्वेशन के चैलेंजेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, आपको प्यारा सा दिख रहा होगा, ये देखिए सन लाइक, इसमें सन की रेज की तरह, और इसे गोल्डन भी कह दिया जाता है। इसके ऊपर पैटर्न बना हुआ है। इसका आईयूसीएन स्टेटस वर्नेलेबल है। और मैं आपको बता दूं कि जो अपने प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है इसका। प्रोटेक्शन स्टेटस ये है कि जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें शेड्यूल 1 में इसे डाला गया है, और जो आपका साइट्स है उसमें जो अपेंडिक्स 1 है उसमें डाला गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर इसे प्रोटेक्टेड हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी जाती है। शेड्यूल 1 में जिन्हें जिन्हें रखा जाता है तो इसे शेड्यूल 1 में ही रखा गया है। इसका आईयूसीएन स्टेटस आपको दिख रहा होगा, वर्नेलेबल है। और मैं आपको बता दूं कि एंडेमिक कहां का है, ये आपको याद रखना है, अपन आगे न्यूज में तो कवर करेंगे ही, बट मैं आपको बता दूं कि एंडेमिक कहां का है। आपके नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, साउथ इंडिया का, श्रीलंका का, और ये चीज याद रखनी है कि कनाडा यूएस में भी ये पाया गया है। अगर आपको कह दे कि ऑस्ट्रेलिया के एंडेमिक है तो आपको स्टेटमेंट गलत करनी है, ठीक है। तो देखिए, ये है अपनी न्यूज। इसकी अपीयरेंस के बारे में बात करेंगे, हैबिटेट क्या है उसके बारे में बात करेंगे, ग्लोबल प्रेजेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजों के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपीयरेंस कैसी दिखती है इसकी। इंडियन स्टार टोटोइज स्ट्राइकिंग ऑब्सीडियन शेल अडोर्न्ड विद सन येलो। देखिए, सन येलो स्टार पैटर्न्स, सन येलो टाइप्स के स्टार पैटर्न्स इसमें ऑब्जर्व किए जाते हैं, जो मैंने आपको पिछली इमेज में अभी दिखाया था, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी लेग्स हैं, 10 इंचेस लंबा है, ये 10 इंचेस तक लंबा हो सकता है। इसी के साथ ये हर्बीवोर है, इट इज हर्बीवोर एंड पॉपुलर एक्सोटिक पेट। हैबिटेट एंड ग्लोबल प्रेजेंस, जो मैंने आपको बताया था कि एंडेमिक है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के एंडेमिक है। उसी के साथ साउथ इंडिया के एंडेमिक है, श्रीलंका के एंडेमिक है, और कनाडा यूएस में भी ये स्पीसीज पाई जा रही है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ ये कनाडा यूएस का, और लीगल प्रोटेक्शन जो आपको बताया था, वाइल्ड लाइफ अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है ये, और शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में भी इसे हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी गई है,
जो कि अपेंडिक्स 1 की, ठीक है। तो कंसर्न साइंटिस्ट का साइंटिफिक रिलीज पे जो है कंसर्न थे कि अनसाइंटिफिक रिलीज किया जा रहा है और टोटोइज कंसर्न में आ रहे हैं इसकी वजह से, ठीक है। तो आगे देखिए, ये अल्टरनेटिव मेथड्स पे इसमें फोकस किया जा रहा है, जिससे कोई और अगर वे आउट है तो उसे देखा जाएगा। जेनेटिक डिफरेंशिएशन के ऊपर बात आई है कि जेनेटिक डिस्टिंक्ट ग्रुप्स इंडियन स्टार टोटोइज के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन और अदर साउदर्न रीजन्स में पाए गए हैं। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, ठीक है, कोई आज का तो है नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो इसका इवोल्यूशन हुआ था और जब से चला आ रहा है। इंडियन स्टार टोटोइज ग्रुप स्प्रेड अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट आफ्टर सेपरेटेड फ्रॉम गोंडवाना। देखिए कब की बात है, जब हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, गोंडवाना लैंड से जब से सेपरेट हुआ है उसके बाद से इसका एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है। तो फाइंडिंग्स क्या है, डिस्टिंक्ट एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंट यूनिट्स पाई गई हैं इसकी। इसके आगे जब हम देखेंगे तो देखिए यूपीएससी का पीवाईक्यू 2013 का ये आपको सोल्व करना है, इसलिए आपको बताया जा रहा था। एंडेमिक आपको पता होना चाहिए, आईयूसीएन स्टेटस पता होना चाहिए, प्रोटेक्शन किस किस एक्ट के अंदर है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग अबव आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया। इंडिया में नेचुरली कौन सा फाउंड किया जाता है, तो कौन कौन सा, स्टार टोरटोइज, मॉनिटर लिजार्ड, स्टार टोरटोइज, मॉनिटर लिजार्ड, पिग्मी हॉग, स्पाइडर मंकी। अब मैं आपको बता दूं कि जो स्टार टोरटोइज है, मॉनिटर लिजार्ड और पिग्मी हॉग है, तीनों के तीनों एंडेमिक है इंडिया के। एंडेमिक मतलब नेचुरली फाउंड, यही बात होती है। तो ये देखिए, ये आपका स्टार टोरटोइज है, ये आपकी मॉनिटर लिजर्ड है, और पिग्मी होग भी है। वो पिग्मी होग आपका आसाम में पाया जाता है, और जो पिग्मी होग है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है आपकी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड पिग्मी होग। ये स्पाइडर मोंकी जो है वो इंडिया के एंडेमिक नहीं है, इंडिया में नेचुरली फाउंड नहीं किया जाता। तो 1 2 3 आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपको ये करवाने का मकसद क्या है, मतलब आपको स्टार टोटोइज बताया तो ये क्वेश्चन करवा दिया, क्यों, ताकि आपको ये भी पता चले कि और क्या ऑप्शंस आए हुए हैं, और ऑप्शंस को आप एनालाइज करके उन्हें कर पाए। जैसे मॉनिटर, डिजायर्ड, पिग्मी होग, दोनों के दोनों अब आपको याद रहेंगे कि यस दे आर एंडेमिक टू इंडिया, दे आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया। तो ये आपको याद रहेगा, आगे से आपको याद करना है। और इसका रिलेवेंस ये भी है कि जब भी आप किसी स्पीसीज के बारे में पढ़ते हैं तो उसका आईयूसीएन स्टेटस देखें, वो कहाँ के एंडेमिक है, कहाँ पाई जाती है, देखें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कौन से शेड्यूल में डाली गई है, साइट्स में कौन से शेड्यूल में डाली गई है, ठीक है। तो अब ये न्यूज होती है अपनी कंप्लीट। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है अपनी सीरिया क्राइसिस के रिलेटेड दोस्तों। एक्चुअली सीरिया में क्या हुआ है ना, तो ये ग्रुप है, दिख रहा है आपको, हयात तहीर अल शम, एचटीएस बोलेंगे इसे, एचटीएस। एचटीएस जो ग्रुप है ना, इसने भड़कम मचा दिया है, सीरिया में वापस इंस्टेबिलिटी आ गई है। जो एचटीएस ग्रुप है वो मिलिटेंट ग्रुप है जो अपनी एक्टिविटीज खराब कर रहा है। डमेस्कस को उन्होंने सीज कर लिया। डमेस्कस क्या है, कैपिटल है सीरिया की। और प्रेसिडेंट बशर अल असद 13 इयर्स ओल्ड रूल को टर्निंग पॉइंट दे दिया गया है सिविल वॉर के द्वारा, ठीक है। तो यही इधर प्रॉब्लम आ रही है, सीरिया में वापस इंस्टेबिलिटी बढ़ गई है, एचटीएस ग्रुप ने अपना हड़कंप मचाना स्टार्ट कर दिया है। तो प्रेसिडेंट असद रिपोर्टेडली फ्लेड डमेस्कस, तो डमेस्कस से उड़ चुके हैं क्योंकि वहां पर उनके लिए खतरा था इस वजह से। और ईरान की एम्बेसी जो डमेस्कस में, वो एचटीएस मिलिटेंट्स ने उड़ा दी है। ईरान का आपको पता है जब से थोड़ा जब उधर के जो लीडर थे उनकी डेथ हुई थी, उसके बाद से थोड़ी इंस्टेबिलिटी बनी हुई थी, और डमेस्कस में जो उनकी एम्बेसी थी उसे भी उड़ा दिया गया है। तो एचटीएस को पहले क्या कहा जाता था, अल कायदा एफिलिएट सर्व्ड विद ग्रुप 2016 इन सीरिया स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिटेंट ग्रुप। अल कायदा आपने सुना होगा, उसी का ही नया नाम जो है वो एचटीएस रखा गया है, हयात तहीर अल शम। तो प्लेसेस इन न्यूज में आप देखेंगे डमेस्कस याद रखना है आपको, सीरिया की कैपिटल है, सीरिया की कैपिटल है, सीरिया की कैपिटल है। एक और नाम आप देखेंगे इसमें, एलिपो, एलिपो 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 याद रखना। एलिपो क्या है, एलिपो भी सीरिया के अंडर ही है और लार्जेस्ट सिटी है, ठीक है, एलिपो। इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया था यूपीएससी में, वो अपन अभी आगे देखेंगे। तो चलिए ये देखिए हमा। अब आपको ये नाम देखिए, हमा हो गया, होम्स हो गया, डेरा हो गया, मंजीब हो गया, सड़ानारा हो गया, ये सारे नेम्स है ना, ये आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखने हैं। मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप याद ही कर ले इन्हें, बिकॉज हर चीज याद करना पॉसिबल नहीं है। बट अगर आपने सुने सुने होंगे तो कहीं पे भी अगर बाय चांस किसी टेस्ट सीरीज में या फिर ऑफिशियल पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको आइडिया रहेगा, यार हमा हमा है ना, मैंने कुछ सीरिया में सुना था, सीरिया में ऐसा कुछ, तो इस वजह से आपके नाम रखे गए हैं। तो देखिए एलिपो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, एलिपो, एलिपो, ठीक है। एलिपो क्या है, लार्जेस्ट सिटी है सीरिया की, जो एचटीएस ने कैप्चर कर ली है, और मेजर मिलिटेंट विक्ट्री मान रहे हैं वो अपनी इसको। तो यूपीएससी मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। और इसी के साथ अब अपन अपना क्वेश्चन देखेंगे, पीवाईक्यू क्या पूछा गया है 2018 में। देखिए
2018 में पीवाई पूछा गया है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर टाउन समटाइम मेंशन्ड इन न्यूज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच्ड कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। सबसे पहले तो मेरे सारे साथी बता देंगे, एलिपो, एलिपो अभी याद करवाया था, एलिपो सीरिया में, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। फर्स्ट इज करेक्ट। फर्स्ट किस किस में नहीं है दोस्तों? सी काटेंगे, डी काटेंगे, सी और डी तो काट देंगे, ए और बी में से आपको हो सकता है, तो एलिपो सीरिया। अब आपको मजर अर शरीफ मैं बता दूं, यदि आपको पता हो तो ये अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में, ठीक है। आपको भी तो यही पता था, आपको तीनों लोकेशन बताना मेरा मकसद था क्वेश्चन लाने का, कि ये तीनों लोकेशन आपके पास आए। यदि कोई क्वेश्चन आ जाता है उसमें सिर्फ किरकुक आ जाता है, अब आपको लगा यार क्वेश्चन में पीवीआई को मैं पूछा तो गया था, अगर मैं किरकुक याद कर लेता कि कहां था तो मेरा क्वेश्चन सही हो जाता। तो किरकुक मैं आपको बता दूं, किरकुक और मसूल दोनों के दोनों इराक में है, दोनों के दोनों इराक में है, इराक में, ठीक है। तो ये देखिए मैं आपके लिए मैप भी लेकर आया हूं, ये देखिए, ये एलिपो आपको दिख रहा होगा सीरिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको किरकुक दिखेगा आपका इराक के अंदर, ये मजर अर शरीफ आपको दिखेगा अफगानिस्तान के अंदर, और मसूल फिर से आपको दिखेगा इराक के अंदर। मजर अर शरीफ आपका अफगानिस्तान में, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके साथ साथ आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट भी सही है और फोर्थ भी सही है, दोनों तो इराक में है। यमन गलत, पैलेस्टीन गलत, तो मजर अर शरीफ अफगानिस्तान, तो 1 and 4, 1 and 4, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन हो गया सोल्व। अब अपन बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट न्यूज पे। देखिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, नेक्स्ट न्यूज है आपका एंटी पार्टिकल के रिलेटेड। नेक्स्ट न्यूज है आपके एंटी पार्टिकल के रिलेटेड। एंटी पार्टिकल में क्या, किस चीज की क्या काम करता है, मतलब क्या, किस वजह से न्यूज आई हुई है? बिकॉज क्वांटम प्रॉपर्टी शोज कर रहे हैं एंटी मैटर और गैलेक्सीज में, काफी मतलब आप समझिए जब इनके ऊपर स्टडी करी गई तो देखा गया कि क्वांटम बिहेवियर भी शो कर रहे हैं, इसी के साथ गैलेक्सीज तक मतलब इनका फैलाव है। तो एंटी मैटर काफी, ये जो आर्टिकल है आपका द हिंदू के एक्सप्लेन्ड पेज, उसमें एक्सप्लेन्ड पेज में आया हुआ था, एंटी मैटर आइडिया ऑफर साइंटिस्ट टू डू क्रैकिंग कॉस्मिक मिस्ट्री if the universe started off with equal amounts of matter and antimatter which has all has antimatter gone। कहाँ चला गया सारा एंटीमेटर? तो इसके रिलेटेड सारा न्यूज था, इसको एनालाइज करके हमने आपके लिए काफी अच्छे पॉइंट्स लेके आए हैं, वो पॉइंट्स आप अभी आपसे डिस्कस करे जाएंगे। तो देखिए, anti-particle theorized in 1928 reveal symmetry quantum mechanics but are scarce in universe। यूनिवर्स में बहुत ज्यादा कम है ये देखिए नेक्स्ट आगे, मेसन्स डीके एंड हाइपोथर्मिकल पार्टिकल्स एंड हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स। मेसन्स डीके और हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स में पार्शियली एक्सप्लेन मैटर डोमिनेंस ओवर द एंटीमैटर एडवांसिंग द प्रोग्रेस ऑफ शेरकोव कंडीशन। ये याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। शेरकोव कंडीशन, ठीक है। एंटी पार्टिकल्स एंड देयर मिस्ट्रीज। एंटी पार्टिकल्स आर काउंटर पार्ट ऑफ पार्टिकल्स विद द सेम मास बट अपोजिट चार्ज। चार्ज इनका अपोजिट होता है तभी इनको एंटी कहा जाता है। तो जैसे अपन एंटी के बारे में बात करते हैं कि यस और नो, तो इसमें बात करते हैं पार्टिकल और एंटी पार्टिकल, मतलब उसका अपोजिट चार्ज, ठीक है। दे आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। यही मैं कह रहा था कि क्वांटम प्रॉपर्टीज शो कर रहा था, क्वांटम प्रॉपर्टीज, और एज अ रिजल्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स ट्रेवलिंग बैकवर्ड इन टाइम। scarcity of antimatter universe, matter dominates galaxies। ये याद करनी है स्टेटमेंट आपको, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपके लिख भी देता हूं, मैटर डोमिनेट गैलेक्सीज, मैटर गैलेक्सीज को डोमिनेट करते हैं। ये आपके लिए अलग से ये कुछ कीवर्ड्स हैं, की फ्रेजेस हैं जो आपके लिए काम आ सकते हैं। चैलेंजेस इन एक्सप्लेनिंग एसिमेट्री, ये आप देख लेंगे। स्टैंडर्ड मॉडल पार्टिकल फिजिक्स थ्रो स्ट्रगल एक्सप्लेन मैटर डोमिनेट्स ओवर एंटीमैटर। मैटर जो है एंटीमैटर के ऊपर डोमिनेट करता है, ये कुछ चैलेंजेस हैं इसके, आगे देखेंगे। ये आपके शेकरोव कंडीशंस में आपको बता देता हूं, ये देखिए, ये आपकी शार्कोव कंडीशंस हैं जिसमें आपका ब्रेयन नंबर आ जाता है, सीपी सिमेट्री आ जाता है, आउट ऑफ द थर्मल इक्विलिब्रियम। ये तीनों के तीनों आपके बैरियन नंबर, सीपी सिमेट्री और आउट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। These three conditions, ये तीन कंडीशंस एक्सप्लेन करती हैं हाउ मैटर कुड डोमिनेट ओवर अ एंटीमैटर आफ्टर द बिग बैंग। बिग बैंग के बाद मैटर एंटीमैटर के ऊपर कैसे डोमिनेट करेगा उसके बारे में बताया गया है। तो ये तीनों आपको याद रखना है, ब्रेयन नंबर 1 2 3, ब्रेयन नंबर, सीपी सिमेट्री, आउट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। ये तीनों के तीनों आपको याद रखना है किसके रिलेटेड थे, क्वांटम के रिलेटेड। किसके रिलेटेड थे? क्वांटम के रिलेटेड, बस इतना याद रखना। और शेरकोव कंडीशंस आपको याद रखने हैं, शेरकोव
डायरेक्टली पूछ ले शेड ऑफ कंडीशंस आर रिलेटेड टू विच क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, या फिर आपसे कह दे कि वाईफाई, या फिर आपसे कह दे कि वॉइस ओवर इंटरनेट। ठीक है, तो इस टाइप से आपको याद रखना है कि क्वांटम से रिलेटेड है। तो रिसेंट प्रोग्रेस देखिए, स्टडी 2024 में पब्लिश गई कि डीकेस कुड सेटिस्फाई सीपी सिमेट्रिक वायलेशन एंड स्टैंडर्ड मॉडल। अब आपके इनकी डेप्थ में अगर समझने जाएंगे तो प्रॉब्लम ये होगी, आपको डेप्थ में इसलिए भी नहीं बताया गया बिकॉज ये जान के आप कुछ कर नहीं पाएंगे। क्वेश्चन पता है यूपीएससी ने क्या पूछा था? क्यूबिट क्या है? क्यूबिट किससे रिलेटेड है? क्यूयू, जिन लोगों ने क्यूयू भी देख लिया था उन्होंने क्वांटम आंसर लगा दिया था। क्यूबिट रिलेटेड है क्वांटम कंप्यूटिंग पे। इस सुपरफिशियल लेवल पे क्वांटम कंप्यूटिंग पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हम इतना डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ टर्म्स याद रखनी है, टर्म्स, वर्ड एसोसिएशन, कि हमसे अगर वर्ड बोल दिया जाए तो हमें पता है वर्ड किस रिलेटेड है। ये देखिए माधव गाडगिल, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये मैं आपको भी बताऊंगा। माधव गाडगिल जी जो थे हमारे, उन्हें चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड मिला है दोस्तों, चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड। अब चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड किस चीज के लिए दिया जाता है? जो लोग कुछ अच्छा करते हैं एनवायरमेंट के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, या फिर एज अ अर्थ प्लेनेट के लिए। चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड देता कौन है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी इस अवार्ड को देता है। माधव गाडगिल जी फर्स्ट ऐसे इंडियन रिसिपिएंट है जिन्हें ये मिला है। माधव गाडगिल जी ने काम किस चीज पे किया था दोस्तों? याद रखना, वेस्टर्न घाट्स पे उन्होंने काम किया था, वेस्टर्न घाट्स पे। वेस्टर्न घाट्स पे जो काम किया था उससे रिलेटेड उनको चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड दिया जा रहा है, जो हाईएस्ट ऑर्डर जो है अवार्ड है जो यूएनईपी देता है एनवायरमेंटल वर्क्स के लिए। तो अब देख लेते हैं माधव गाडगिल जी की न्यूज। देखिए, यूनाइटेड नेशन honored Madhav Gadgil with the Champions of Earth Award for his work in Western Ghats. He led Western Ghats Ecology Expert Panel. देखिए Western Ghats Ecology Expert Panel recommendation of regions classification of ecological sensitive area. Gadgil is the Indian recipient of this prestigious environmental award. गाडगिल जी है वो केवल और केवल सोल इंडियन रेसिपिएंट है इस प्रेस्टीजियस अवार्ड के। चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड क्या है? हाईएस्ट एनवायरमेंटल ओनर है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस जो दिया जाता है जी। और एस्टेब्लिश किसने किया था? यूएनईपी ने। क्वेश्चन याद रखना, यूएनईपी। ये क्वेश्चन आपका कि चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड कौन देता है? ये आपका सीडीएस 2022 में आया था दोस्तों, जहां तक मुझे याद है सीडीएस 2022 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है। तो आपको याद रखना था यूएनईपी जो है वो हमारा चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड देता है, ठीक है। कैटेगरीज देख लेंगे एक बार। रिसिपिएंट ऑफ रिकॉग्नाइज अंडर द लीडरशिप साइंस एंड इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप इंस्पिरेशनल एक्शन एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये इसकी कैटेगरीज हैं। यूपीएससी ने पीवाईक्यू पूछा था 2016 में, वो पीवाईक्यू हम देख लेंगे। गाडगिल कमेटी रिपोर्ट एंड कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट समटाइम सीन इन द न्यूज आर रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है ये? प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स, प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट से रिलेटेड है। अगर आपने सोचा है कभी कि हम बीच में हम फोटो क्यों लगाते हैं पीवाईक्यूज की? देखिए जो फोटो है ना, ये आपको ऑफिशियल पेपर से दिखेगी, ऑफिशियल पेपर की फोटो है, जबकि हमारे लिए काफी आसान होता है इंटरनेट पे लिखे क्वेश्चन और क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करें और डाल दें। बट आपके लिए एक्सक्लूसिवली जो ओरिजिनल एग्जाम है उससे स्क्रीनशॉट ला के दिया जाता है। देखिए ओरिजिनल एग्जाम का जो स्क्रीनशॉट है ना, वो आपको दिया जा रहा है। ये पता है क्यों? ताकि आपको पता चले कि हाँ ऑथेंटिक क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आया था बिल्कुल सेम टू सेम। कई बार हम जब टाइप्ड पीवाईक्यू देखते हैं तो हमें विश्वास नहीं होता कि यही पीवाईक्यू था या नहीं, कुछ गलत ना कर रखा हो। तो एक तो ये, दूसरा ये कि जो फॉन्ट है ना, फॉन्ट यूपीएससी का, क्वेश्चन देखते हैं ना टेंशन बढ़ जाती है आपकी, टेंशन। जब आप ऐसे प्रिंटेड क्वेश्चन देखते हैं ना, जो आपका स्क्रीनशॉट लिया गया ऑफिशियल पेपर से, टाइप नहीं किया गया, ये क्वेश्चन देखते हैं आपको लगता है यार ये तो पेपर का क्वेश्चन है, तो थोड़ा आप अटेंटिव हो जाते हो इस क्वेश्चन को देख के। इस वजह से आपके लिए हमेशा मैं स्पेसिफिकली ये वाला लगाता हूं कि आपका जो ऑफिशियल पेपर है उसका ही स्क्रीनशॉट लगाऊं, ताकि देखते आपको थोड़ा लगे कि हाँ यार ऐसा ही पेपर आने वाला है, ठीक है। तो एस्टेब्लिश बाय यूएनईपी मैंने आपको बता दिया था, हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड ओनर था, ये सोल रिसिपिएंट थे चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड के। चलेंगे अब आगे अपने नेक्स्ट न्यूज पे। हेमोफीलिया, हेमोफीलिया न्यूज है, इसके बारे में क्या? हेमोफीलिया है क्या? हेमोफीलिया है आपका रेयर जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर, रेयर जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। और इसी के लिए इंडियन साइंटिस्ट ने जो है काफी रिसर्च करी, और रिसर्च के बाद ये पाया गया कि फैक्टर 8 जो है वो डेवलप किया गया इंडिया के द्वारा, इंडिया के साइंटिस्ट के द्वारा, और इसे बहुत बड़ी रिसर्च मानी जा रही है, बिकॉज इसके बाद बहुत कम केसेस हो जाएंगे हेमोफीलिया के। फैक्टर 8 जो है वो इस रिसर्च में पाया गया, उसके बारे में अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं। जो जीन थेरेपी थी इंडिया की वो सक्सेसफुल हो गई है। तो देखिए साइंटिस्ट हैव अचीव्ड द ब्रेक थ्रू ट्रीटिंग सीवियर हेमोफीलिया ए विद जीन थेरेपी रेयर जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर। यही मैंने आपको बताया था, रेयर जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है ये, और ये नई अप्रोच दी गई है इसको। न्यूज
न्यू जीन थेरेपी ट्रायल इन इंडिया सक्सेसफुली ट्रीट्स सीवियर हीमोफीलिया ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। 5 पेशेंट ट्रीटेड इन तमिलनाडु। अब ये आपके लिए कॉन्टेक्स्ट है कि क्या हुआ था, तमिलनाडु में लोग ट्रीट हुए थे और वन टाइम सोल्यूशन है ये हेमोफीलिया का, एक बार करवा दिया तो फिर दिक्कत नहीं आएगी और अफोर्डेबल बनाया गया है इसे। न्यू व्हाट इज द न्यू थेरेपी? न्यू थेरेपी क्या है ये देखिए, न्यू थेरेपी ये है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 8। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 8 आपको रोमन न्यूमरल्स में लिखा गया है। एड्रेस द रूट कॉज ऑफ सीवियर हेमोफीलिया प्रोवाइडिंग अ फंक्शनल कॉपी ऑफ फॉल्टी जीन दैट प्रिवेंट्स द बॉडी फ्रॉम प्रोड्यूसिंग अ क्रूशियल ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 8। डिलीवरी यूजेस हार्मलेस कैरियर और वेक्टर। हार्मलेस कैरियर या वेक्टर इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, अब आपके लिए ये मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं। सेफल अल्टरनेटिव है, ठीक है, प्रोडक्शन होता है, वन टाइम ट्रीटमेंट है, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर, हेमोफीलिया ए इज टिपिकली इनहेरिटेड इनहेरिटेड क्या होता है? एक तरीके से जेनेटिक ही होता है, बिकॉज इनहेरिट कहां से करते हैं? हम अपने पेरेंट्स से करते हैं, हमारे पेरेंट्स उनके पेरेंट्स से करते हैं, तो ये इनहेरिटेड है। और किस चीज की वजह से होता है? फॉल्टी जीन जो होता है एक्स क्रोमोसोम में जो फॉल्टी जीन होता है उसकी वजह से। अब ब्लड क्लोटिंग डेफिशिएंसी इन फैक्टर 8, ये आपको फैक्ट याद रखना है। ब्लड क्लोटिंग डेफिशिएंसी किस वजह से? फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से, जो कि एक प्रोटीन है और इंपॉर्टेंट है ब्लड क्लोटिंग के लिए। ये एक प्रोटीन है और इंपॉर्टेंट है ब्लड क्लोटिंग के लिए, इस वजह से। अब ब्लीडिंग एपिसोड्स आप देख लेंगे, सीवियरिटी देख लेंगे, ट्रीटमेंट देख लेंगे, प्रेवलेंस देख लेंगे, कॉम्प्लिकेशन जैसे कि जॉइंट डैमेज हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, लाइफ टाइम थ्रेटनिंग हेमरेज हो सकता है। उसके अलावा सीवियरिटी देखिए, माइल्ड टू सीवियर हो सकता है ये, तो ये चीजें आप खुद देख लेंगे आप इसको जब रीड करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आप देखिए जज इंपीचमेंट, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। जज इंपीचमेंट का आपके लिए इंपॉर्टेंट किस वजह से हो जाता है? सर जज इंपीचमेंट का इंपॉर्टेंट इसी वजह से है कि कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं जिस बेसिस पे आप जज को इंपीच कर सकते हो। आपको कंडीशंस बतानी पड़ेंगी, यदि आप वो कंडीशंस नहीं बताएंगे तो माना जाएगा कि भाई इन कंडीशंस के अलावा कोई कंडीशन नहीं है जिस पे आप जज को इंपीच कर सकते हैं। तो ये कंडीशंस मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं, आई होप आप सभी को याद होगी, और जिन्हें याद नहीं है वो इसे याद कर लेंगे। मैं अभी प्रॉपर आपको दिखाऊंगा क्या क्या कंडीशंस होती हैं, बट आपको याद रखना है कि कंडीशंस में सबसे पहले क्या आता है? प्रूवन बिहेवियर और इनकैपेसिटी। प्रूवन बिहेवियर और इनकैपेसिटी अगर है तो इन्हें इम्पीचमेंट के लिए कंसीडर किया जाएगा। उसके अलावा ऑफिस का यदि वो मिसयूज कर रहे हैं, मिसयूज ऑफ ऑफिस कर रहे हैं, तो भी उन्हें इम्पीचमेंट के लिए कंसीडर किया जा सकता है। इसके अलावा अगर वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन की लाइन से इधर उधर जा रहे हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी तरह फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो भी एक ग्राउंड हो सकता है इन्हें इम्पीच करने का। तो ये तो आपको मैंने 3 इम्पीचमेंट के प्रोसेस बता दिए। इसके बाद अब मैं आपको बता दूं अगर कि कमेटी जो होती है इम्पीचमेंट के लिए, कमेटी जो बनती है, उस कमेटी में होता कौन कौन है? उस कमेटी में एक तो होते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है, जरूरी नहीं है चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के कोई जज होने चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के आपके चीफ जस्टिस हो और कोई डिस्टिंग्विश जूरिस्ट हो। जूरिस्ट मतलब कहते हैं जो जुडिशियल केसेस लेता हो और जुडिशरी की अच्छी नॉलेज हो, लॉ की अच्छी नॉलेज हो, वो। तो ये आपकी इंक्वायरी कमेटी है। और ये जो कमेटी है ना दोस्तों, ये अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करती है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं ना, वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं या तो चेयरमैन को, यदि राज्यसभा है तो चेयरमैन, और लोकसभा है तो आपका स्पीकर, इन्हें सबमिट करते हैं रिपोर्ट। तो अब फटाफट से न्यूज देख लेते हैं, उसके बाद अपन चलेंगे आगे। तो देखिए, opposition leaders had started efforts move an impeachment motion against Allahabad High Court Judge Shekhar Kumar Yadav। controversial statement recent विश्व हिंदू परिषद के रिगार्डिंग उन्होंने दी थी। notice need to be endorsed by 50 MPs of Rajya Sabha to be considered by chairman and 100 MPs in Lok Sabha to be considered by chairman taken upon impeachment for Lok Sabha। removal of high court judges in India, grounds for removal क्या क्या है? ये मैंने आपको बताया, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी एक ग्राउंड है, मिसयूज ऑफ ऑफिस एक ग्राउंड है, कॉन्ट्रावेंशन टू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस ये भी एक इशू है, ठीक है। तीनों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही गिनवा दिए थे। प्रोसीजर क्या है? मोशन 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा आएंगे और 15 मेंबर्स राज्यसभा के आएंगे, वो एक मोशन रेज कर सकते हैं रिमूवल के लिए। एडमिशन, द स्पीकर चेयरमैन डिसाइड वेदर टू एडमिट द मोशन और नॉट। द स्पीकर और चेयरमैन डिसाइड, कौन डिसाइड करता है? या तो स्पीकर डिसाइड करेगा या चेयरमैन। अगर लोकसभा है तो स्पीकर और राज्यसभा है तो चेयरमैन, ठीक है। इंक्वायरी कमेटी में कौन कौन होता है ये भी मैं आपको एक बार बता दूं। तो देखिए कौन कौन होता है आपकी इंक्वायरी कमेटी में दोस्तों। इंक्वायरी कमेटी में आपके होंगे एक सुप्रीम कोर्ट के जज, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जज, या फिर जूरिस्ट, या फिर दोस्तों आपका जूरिस्ट मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट के जज मिलेंगे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिलेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ चलेंगे आगे। तो देखिए डिस्टिंग्विश जूरिस्ट, वो लास्ट वाला जो रह गया था वो यहाँ आ गया है, ठीक है।
इन्वेस्टिगेशन, द कमेटी इन्वेस्टिगेट द चार्जेस अगेंस्ट द जज। तो कमेटी किसको रिपोर्ट सबमिट करती है? स्पीकर और चेयरमैन को। लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग। फिर पार्लियामेंट्री कंसिडरेशन, इफ कमेटी फाइंड्स द जज गिल्टी, मोशन इज कंसीडर्ड बाय ईच ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अगर गिल्टी पाया जाता है तो मोशन लाया जाएगा, और अगर मोशन पास हो जाता है, पास होने के बाद प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी होगा। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में जो इशू करेंगे वो जजमेंट, जज के रिमूवल का इशू करेंगे, और फिर उसके बाद जज रिमूव हो जाएगा। ये आपके लिए यूपीएससी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपको पक्का ट्राई करना है। द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज इन इंडिया थ्रू एंश्योर्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफन परसीव्ड एज कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग। Critically analyze this statement, highlighting the key procedural hurdles in their implementation for judicial accountability। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हैं इसे घर पे। ये आपको पीवाईक्यू ट्राई करना है, आपको 5-7 सेकंड का टाइम मिलेगा, मैं साइड हट जाऊंगा, आपको वीडियो पॉज कर सकते हैं और इसको सोल्व कर सकते हैं, फिर अपन इसको डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी ने क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले देखिए, द मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड, कैन नॉट बी रिजेक्टेड, रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एज पर जजेस एक्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द एंड गिव डिटेल्स ऑफ व्हाट कांस्टिट्यूट इनकैपेसिटी एंड प्रूवन मिसबिहेवियर। आप खुद बताइए, इज क्या प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है? क्या डिफाइंड है क्या प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी कॉन्स्टिट्यूशन में? आंसर हो जाएगा आपका नो, नहीं। प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं है आपकी प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो स्टेटमेंट सेकंड तो आपका सीधा सीधा गलत हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट तो हम वैसे ही गलत मार देंगे। ठीक है, इंडिया डिफाइन नहीं करता, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ऑप्शन घटा, अब हमें बाकी के ऑप्शन भी पढ़ने पड़ेंगे। तो फर्स्ट देखिए, मोशन टू इम्पीच द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द लोकसभा एज पर द जजेस इंक्वायरी एक्ट। कैन नॉट बी रिजेक्टेड, रिजेक्ट कर सकता है, ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग, क्योंकि स्पीकर रिजेक्ट कर सकता है उस मोशन को, स्पीकर के पास अथॉरिटी होती है। ठीक है, और अगर रिजेक्ट में प्रॉब्लम भी आती है तो भी मैं आपको बता दूं कि जो जजेस एक्ट, इंक्वायरी एक्ट है ना, इसमें ये वाला प्रोविजन ढंग से नहीं बता रखा कि जो स्पीकर का क्या स्टैंड होगा, तो इस वजह से स्टेटमेंट को हम रॉन्ग मानेंगे। देखिए, द डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर गिवन इन जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। ये बिल्कुल सही है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में इसके बारे में प्रोविजन है कि प्रोसीजर क्या होगा इम्पीचमेंट का। हालांकि ये हम नहीं कह सकते कि मोशन लिया जाएगा या नहीं कंफर्म, पर ये हमें कंफर्म पता है। इफ द मोशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जजेस इज टेकन अप फॉर वोटिंग एंड लॉ रिक्वायर द मोशन टू बी बैक्ड बाय each house of the parliament and support by the majority of total membership not less than 2/3 of present and voting। ये प्रोविजन अपने लास्ट में देखा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। देन तो अवर थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, आंसर विल बी सी, कि जो भी आपका जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो जजेस इंक्वायरी एक्ट में दिया है, और 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग लगेगा स्पेशल मेजोरिटी के लिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया भी था, ये इसमें मेंशन भी है। तो देखिए, स्पेशल मेजोरिटी वाला ये आपको याद रखना है, रिमूवल ऑफ स्पेशल मेजोरिटी, तो टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस होने चाहिए और लेस देन नहीं होने चाहिए 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग के। तो ये आप कुछ चीज याद रखनी है। अब ये अपने क्वेश्चन भी कवर कर लिया है, अब अपन चलेंगे आगे और अपनी नेक्स्ट न्यूज देखने वाले हैं अपन मलेरिया के रिगार्डिंग। ठीक है, मलेरिया के रिगार्डिंग अपन अपनी न्यूज देखने वाले हैं। मलेरिया में एक्चुअली क्या हुआ है, तो WHO ने वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट जारी करी है 2024 की। उसमें बताया है कि बहुत सारे साउथ ईस्ट, बहुत सारे तो क्या, इंडिया स्पेसिफिकली बताया है कि इंडिया जो है अपनी रैंक इंप्रूव करता जा रहा है मलेरिया में, और मलेरिया के केसेस कम हो रहे हैं। हालांकि उस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सबसे ज्यादा जो केसेस है ना वो इंडिया और इंडोनेशिया में मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा केसेस कहाँ मिल रहे हैं? इंडिया और इंडोनेशिया में, और साउथ ईस्ट एशिया में स्पेसिफिकली इंडिया और इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा केसेस मिल रहे हैं। और सबसे कम केसेस, दोस्तों ये भी याद रखने वाली चीज है, सबसे कम केसेस जो आपको मिल रहे हैं वो भूटान में
और भूटान के साथ साथ आपका ये जो तिमोर लिस्ट है, तिमोर लिस्ट नीचे की तरफ आता है, जो इंडोनेशिया से थोड़ा नीचे की तरफ, तिमोर लिस्ट वहां पे भी, ठीक है। तो दोनों की दोनों जगह जो आपका ये केसेस है मलेरिया के बहुत ही कम है, जीरो के आप आसपास मान सकते हैं भूटान और तिमोर लिस्ट में। तो अब अपनी न्यूज देखेंगे, तो ये देखिए WHO releases its वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट फॉर 2024 हाईलाइटिंग ग्लोबल ट्रेंड्स एंड रीजनल प्रोग्रेस इन कॉम्बैटिंग मलेरिया। मलेरिया कॉम्बैट करने में जो है ग्लोबल ट्रेंड्स बताए जा रहे हैं और रीजनल प्रोग्रेस बताई जा रही है मलेरिया के रिगार्डिंग। अब चलेंगे अपन आगे, देखिए ये लीजिए, जबकि while the global progress had stalled, the Southeast Asia region particularly India has shown significant improvement दिखाई गई है मलेरिया केसेस को रिड्यूस करने के लिए। हालांकि वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2024 में यह भी बताया गया है कि इंडिया और इंडोनेशिया जो है सबसे ज्यादा मलेरिया के केसेस को फेस कर रहे हैं। इंडिया और इंडोनेशिया सबसे ज्यादा जो मलेरिया के केसेस उन्हें फेस कर रहे हैं, ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। साथ ही में देखिए तिमोर लिस्ट एंड भूटान रिपोर्टेडली जीरो इंडिजीनियस मलेरिया केसेस इन 2023। इंडिजीनियस मतलब क्या होता है, मतलब जो बांग्लादेश और सॉरी जो आपका भूटान और आपका तिमोर लिस्ट है, उन देशों के लोगों को मलेरिया नहीं हो रहा है। कोई बाहर से वहां आ जाए तो वो बात अलग है, बट उधर मलेरिया नहीं फैल रहा है। तो 4 कंट्रीज हैं वो ठीक है, वो आपको बताएगा। 3 कंट्रीज सॉ इंक्रीज इन मलेरिया केसेस, 3 कंट्रीज में इंक्रीज भी देखा गया मलेरिया केसेस में। कहा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, थाईलैंड और म्यांमार में इंक्रीज देखा गया। इंडिया प्रोग्रेस है सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू रीजन्स अचीवमेंट, 44 कंट्री एंड 1 टेरिटरी नाउ सर्टिफाइड इंडिया मलेरिया फ्री। ठीक है, ये सब न्यूज आपके लिए है, आगे देखेंगे। ये देखिए, ये प्यारा सा मैप है जो कि WHO ने ही रिलीज किया है वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट के साथ साथ। क्या कंट्रीज सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय WHO सिंस 1960, सिंस 1960 1960 1960 से, जो कि जो भी कंट्रीज थी वो मलेरिया फ्री थी 1960 से, वो उनमें क्या क्या है। यूएसए मलेरिया फ्री, ठीक है, 1960 के बाद से। उसके बाद आपका अर्जेंटीना हो गया, यहाँ आपकी यूरोपियन कंट्रीज होगी जिसमें स्पेन और पोर्चुगल हो गया है, और इधर आपकी अफ्रीकन कंट्रीज होगी जिसमें इजिप्ट जैसी कंट्री, इजिप्ट कंट्री में भी मलेरिया के केसेस नहीं है। इधर आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया पूरा का पूरा, इधर मलेरिया के केसेस नहीं है। ये आपका चाइना हो गया, चाइना में भी केसेस नहीं है। उसके अलावा आप देख सकते हैं इस मैप में मैंने मेजर जगहें बता दी हैं जो आपको याद होनी चाहिए, यहाँ पे मलेरिया केसेस नहीं मिले, 1960 के बाद से नहीं आए हैं। ये देखिए 2023 का ये डाटा है, 2023 का ये डाटा है दोस्तों। 2023 में कैसे क्या ट्रेंड रहा, कितना ज्यादा रहा कितना कम रहा, वो आप देखेंगे अफ्रीकन नेशन में सबसे ज्यादा मिलेगा। ये देखिए, ये आपको लाल दिखेगा, और ये तो और ज्यादा लाल हो रखा है। तो अफ्रीकन नेशंस में और ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है मलेरिया की, और ज्यादा मलेरिया के केसेस मिल रहे हैं, ठीक है, बिकॉज वहां पे प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, और वहां पे जो है प्रोडक्ट्स सेफ्टी के लिए वो भी नहीं है। मतलब जैसे आप मच्छर भगाने का आप कह सकते हैं, मच्छर मारने का, वो भी कम अफोर्ड हो सकता है। उसके अलावा वहां पे प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, जिससे केसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इंडिया में देखेंगे तो कम, कंपैरेटिवली कम दिखेंगे, और जब आप ऊपर वाले देखेंगे जैसे रशिया, चाइना, यूएसए, कनाडा, इधर भी आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है मेंस के लिए। एनालाइज द की फाइंडिंग्स ऑफ वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, तो आप जो मैंने आपको फैक्ट्स बताया वो भी लिख सकते हैं। एंड देयर इंपैक्ट ऑन ग्लोबल हेल्थ, ग्लोबल हेल्थ पे इनका क्या इंपैक्ट रहा होगा, ये भी आपको इसमें बताना है। तो ये आपका हो गया है। अब अपन अपनी नेक्स्ट न्यूज देखेंगे नेशनल क्वांटम मिशन के रिलेटेड। नेशनल क्वांटम मिशन के रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो है क्यूबिट। क्यूबिट क्या होती है, सुपर पोजिशन क्या होती है, सुपर पोजिशन कैसे होती है, जो क्वांटम कंप्यूटर है वो इतने फास्ट कैसे होते हैं, इतनी जल्दी प्रोसेसिंग कैसे कर लेते हैं। हम आगे आर्टिकल देखने वाले हैं विलो चिप के रिगार्डिंग। विलो जो चिप है वो गूगल ने बनाई है, वो चिप आप समझिए कि मतलब सुपर कंप्यूटर से भी 10,000 टाइम ज्यादा फास्टर बोलने का दावा कर रहा है गूगल। बिकॉज वो चिप जो है वो किस टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है दोस्तों, वो बनी हुई है क्वांटम टेक्नोलॉजी पे। तो इंडिया का क्वांटम मिशन जो है वो जोरों शोरों से आवाज पकड़ रहा है, बिकॉज क्वांटम की डिमांड बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में हम देखने वाले हैं। इंडिया इज इन्वेस्टिंग हैविली, इंडिया हैविली इन्वेस्ट कर रहा है, हमें पता है क्वांटम टेक्नोलॉजी पे। और ये देखिए इनिशिएटिव एम टू एडवांस द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन क्वांटम कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, सेंसिंग, मटेरियल्स, पोजीशनिंग इंडिया लीडर इन इमर्जिंग फील्ड्स। ठीक है, तो ये देखिए ये आपके लिए क्वांटम कंप्यूटर लगाया गया है। इस टाइप का क्वांटम कंप्यूटर होता है, और 0 डिग्री मतलब आप समझिए एक्स्ट्रा कोल्ड में रखना पड़ता है आपको, -273 डिग्री केल्विन से भी नीचे रखना पड़ता है आपको। सोचिए 0 डिग्री आता है, उसके बाद केल्विन स्टार्ट होता है, उसके बाद केल्विन भी जब खत्म होते हैं, सुपर कूल इसको रखना पड़ता है ताकि जो क्यूबिट्स हैं वो ब्रेक ना हो।
बिकॉज क्यूबिट्स क्या होती हैं दोस्तों, वो आपको अच्छी तरह मैं आगे समझाऊंगा, 0 और 1 में एक साथ साइमल्टेनियसली करती हैं वो सुपरपोजिशन, जिस वजह से उनकी स्पीड फास्ट हो जाती है। तो नेशनल क्वांटम मिशन है आपके लिए ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के द्वारा ये जो है बताया गया है कि नेशनल क्वांटम मिशन जो है वो जोरों शोरों से पकड़ रहा है और उस पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो ये देखिए, ये आपके लिए कुछ जेनरिक सी चीजें हैं, ये आपको इतना फोकस नहीं करना है, इसमें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। आपको एक रीडिंग देनी है जरूर, आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, बड़ी प्यारी सी पीडीएफ आपको मिलेगी, इसकी मात्र 40 पेज की। वो 40 पेज में आपके लिए न्यूज केवल अच्छी तरह जो 20 पेज की होगी, उसके अलावा आपके लिए इंटरेक्टिव चीजें जैसे इमेजेस और एक्टिव रिकॉल की शीट्स होंगी, जिससे आप याद भी कर पाएंगे क्लास के साथ साथ ही, और क्लास के बाद भी उसे बढ़ सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, उसमें रीडिंग एक बार ले सकते हैं। तो नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये देखिए, देखिए जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग है उसके बारे में, इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स बनाए जाएंगे। क्वांटम कम्युनिकेशन है उसके बारे में दिया गया है कि क्या क्या एस्टेब्लिश किया जाएगा। सैटेलाइट बेस्ड सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन इंडिया बिल्ड करेगा। उसके अलावा जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन है, देखिए क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन 2000 किलोमीटर तक का इंटरसिटी और इंटर स्टेट भी कर सकते हैं, ये वाला आपके लिए डेवलप किया जाए कम्युनिकेशन के लिए। क्वांटम एंड सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी ये डेवलप किया जा सकता है। क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस, इसमें रिसर्च हो सकती है, डिजाइन और सिंथेसिस की रिसर्च करी जा सकती है। इंप्लीमेंटेशन में क्या है, पैन इंडिया इंप्लीमेंट होगा। 4 थीमेटिक हब्स हैं, 4 थीमेटिक हब्स हैं और 14 टेक्निकल ग्रुप्स हैं 17 स्टेट्स में, ठीक है। तो चलेंगे आगे। अब मैं आपको इधर इधर बताऊंगा वो कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट हो सकती है और आपको याद रखनी है। देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग यूजेस फिनोमेना इन क्वांटम फिजिक्स टू क्रिएट न्यू वेज ऑफ कंप्यूटिंग। अब मैं आपको अगर बता दूं कि जो क्यूबिट होती है, क्यूबिट, क्यूबिट क्या होती है, क्वांटम बिट होती है, क्वांटम बिट। क्वांटम बिट कैसे दोस्तों, ये नॉर्मल जो नॉर्मल कंप्यूटर से अलग कैसे है, देखिए क्यूबिट जो होती है ना, वो 0 और 1, 0 और 1 क्या होते हैं आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स। अब कई बार हम बोल देते हैं कि 0 का मतलब ऑफ है, 1 का मतलब ऑन है, तो ये क्यूबिट के स्टेट्स, ऐसे ही नॉर्मल के भी स्टेट्स होते हैं। देखिए, ये क्यूबिट होगी, ये नॉर्मल बिट, नॉर्मल बिट 0 और 1, नॉर्मल बिट भी 0 1, बट जो नॉर्मल बिट है ना वो 0 होगी एक टाइम पे तो 1 नहीं होगी, और अगर 1 होगी तो 0 नहीं होगी। एक बार में एक ही स्टेट कर सकती है, ऑन या ऑफ, यूं समझ लिया आप 0 1 जो आपकी नॉर्मल बिट होती है। बट जो क्वांटम बिट होती है ना आपकी, जो आपकी क्वांटम बिट होती है, क्वांटम बिट, क्वांटम बिट जिसे हम क्यूबिट कह देते हैं, क्यूबीआईटी, क्यूबिट, वो 0 में भी होगी, 1 में भी होगी। 0 होगा तो भी 1 हो सकता है, 1 होगा तो भी 0 हो सकता है, 0 होगा तो भी 1 हो सकता है। 1 और 0 में इंटरचेंज, मतलब एक साथ दोनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करती है आपकी क्वांटम बिट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आप देखिए, अनलाइक अ नॉर्मल कंप्यूटर बिट विच कैन बी ईदर 1 और 0, वो या तो 1 या 0 हो सकती है, क्यूबिट कैन एग्जिस्ट इन अ मल्टी डायमेंशनल स्टेट ऑफ 0 और 1 साइमल्टेनियसली। The power of quantum computer grows exponentially. More qubits, classic computers that are more bits increase power only linearly. How would the superposition कैसे? तो देखिए its value. The bit fundamental unit of classic computer its value is 1 in corresponding to transistor and 0 if the transistor is off. On off का बता दिया मैंने. और ट्रांजिस्टर कैन बी 1 and 2 states, 1 और 2 टाइम, ठीक है। तो क्यूबिट क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट, जो कि पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के टाइप्स का होता है। गूगल और आईबीएम इसके लिए जाने जाते हैं ट्रांसमोस के लिए, जो पेयर बाउंड बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, जो कि 0 और 1 में एक साथ वेरी कर सकता है। तो एनालाइज द, तो अगर आपको यूपीएससी मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो ये आपके लिए, ये एनालाइज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल क्वांटम मिशन। नेशनल क्वांटम मिशन के ऑब्जेक्टिव आपको एनालाइज करने हैं और उसका रेलेवेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो आपको डिस्कस करनी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है आपके लिए, ये आप करेंगे। आपका पीवाईक्यू मैंने आपके लिए लगाया है यूपीएससी का। क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेक्स्ट, विच ऑफ द टर्म्स क्यूबिट मेंशन्ड, क्यूबिट किस कंस्ट्रक्ट जो है कंटेक्स्ट में मेंशन की जाती है। तो आंसर आपके सामने है, क्वांटम कंप्यूटिंग में कई बार बता चुका हूं, अभी अभी आपको याद करवा दिया है और उसके साथ पीवाईक्यू भी दिखा दिया है। ऐसा नहीं है कि आपको एक टर्म बताइए और कुछ भी बोल दिया, आपको उसके रिलेटेड पीवाईक्यू पूछा गया है, इस वजह से हमने आपको दिखाया है। और क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटिंग मैंने सुपरपोजिशन भी बताया, अगर आप आ जाए सुपरपोजिशन इज रिलेटेड टू, तो वो भी आप लिख सकते हैं कि आपका क्वांटम के रिलेटेड होगा। एंटेंगलमेंट एक टर्म होती है जिसमें अगर ये वाला बिट स्पिन कर रहा है तो दूसरा वाला बिट भी स्पिन करेगा, वो एंटेंगलमेंट होती है, वो भी आपके लिए आ सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्वांटम, ना कि क्लाउड, ना कि विजिबल लाइट, ना कि वायरलेस, ओनली और ओनली क्वांटम कंप्यूटिंग, यही आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन आप अब ये देखिए,
मैं आपको क्या दिखा रहा था, ये देखिए 0 स्टेट में 1 स्टेट में, देखिए 0 स्टेट में 1 स्टेट में सुपर पोजिशन का फॉर्मूला ये देखिए सुपर पोजिशन, इसकी जब सुपर पोजिशन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, 0 स्टेट और 1 स्टेट में एक साथ। देखिए सुपर पोजिशन ऐसे होती है क्यूबिट्स की, 0 और 1 स्टेट में एक साथ 0 और 1 स्टेट में पाए जाएंगे। ठीक है, तो चलेंगे आगे। ये देखिए विलो चिप, ये भी इसी के रिलेटेड है जो गूगल ने डेवलप करी है। देखिए विलो चिप, recently Google has announced a significant advancement in quantum computing as it unveiled its next generation chip अनवील कर दी गई है जिसे विलो चिप कहा गया है। अबाउट विलो चिप के बारे में लॉन्च किसने करी है, गूगल ने याद रखना है गूगल। ठीक है, बड़ा सा जी बना रखा आपके लिए। विलो चिप जो है वो गूगल ने रिलीज करी है। इट इज अ न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप। कैसी चिप है, क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है जिसमें बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन होती है, इंक्रिप्टेड होता है, कोई इसे खोल नहीं सकता और इतनी फास्ट कैलकुलेशन करता है जो आपका एक सुपर कंप्यूटर करने में 1000 साल के आसपास ले लेगा, वो 5 मिनट में क्वांटम कंप्यूटर आपके लिए करके दिखा देगा। तो ये विलो चिप नई इंट्रोड्यूस की गई है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विलो चिप किसके रिलेटेड है तो आप कहेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग के रिलेटेड। ठीक है, और बनाई किसने है, गूगल ने। ये देखिए चिप के कंपोनेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है दोस्तों, देखिए चिप द कंपोनेंट्स ऑफ द चिप इंक्लूड सिंगल एंड 2 qubit gates and readouts that have been engineered. It was able to solve complex math problem in just 5 minutes as a task that would take classical computers longer than the history of universe. It is performed a standard benchmark computation under 5 minutes. 5 मिनट में इसने कोई कंप्यूटेशन कर दी जो कि अगर आज के फास्टेस्ट कंप्यूटर ले लें, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर नहीं, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो होते हैं अपने जैसे इंडिया में है परम शिवाय परम की तरह अरिवत जो है आपका सुपर कंप्यूटर है। तो ये जो आपकी सीरीज है सुपर कंप्यूटर की, अगर 10 जो आपका फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है ना, वो जो 1000 साल में कर पाएगा वो 5 मिनट में क्वांटम कंप्यूटर करके दे देगा। तो इस वजह से इसकी बहुत ज्यादा नीड हो रही है और इसकी वो बढ़ रही है, क्या कहते हैं, डिमांड। इट ऑपरेट्स यूजिंग सुपर कंडक्टिंग ट्रांसमोन क्यूबिट्स, टाइनी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, क्वांटम बिहेवियर, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स। मैंने आपको बताया था कि एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स होते हैं। और जो सबसे ज्यादा कॉस्ट है ना, वो कॉस्ट पता है किस चीज की आती है क्वांटम कंप्यूटर में, जो आपके पास सबसे ज्यादा कॉस्ट आती है ना, वो आती है उसको ठंडा रखने की। ठंडा हिंदी में लिख देते हैं ताकि मजा आए, ठंडा कूल रखने में। उसको ठंडा रखने में जितनी ज्यादा खर्चा होता है ना, सबसे ज्यादा खर्चा क्वांटम कंप्यूटर में ठंडा रखने में ही होता है। ठीक है, तो ये देखेंगे आप। अब देखिए व्हाट इज क्वांटम चिप। रेगुलर चिप यूज बिट्स 0 और 1 प्रोसेस इंफॉर्मेशन। जो आपकी क्वांटम चिप्स हैं वो क्यूबिट्स यूज करती है, क्यूबिट्स जो मैंने आपको भी बताया था। 0 और 1 both at the same time, 0 and 1 both at the same time। ठीक है, the unique ability to allows quantum chips to handle complex calculation much faster than the normal computer और सुपर कंप्यूटर। तो आप देखिए 1000 साल जिसे लगेंगे सुपर कंप्यूटर को, वही काम 5 मिनट के अंदर अंदर आपका क्वांटम कंप्यूटर करके दे देगा। तो इस वजह से ये चिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। अब चलेंगे आगे। चलिए देखिए जॉर्जिया के बारे में आपकी न्यूज है, तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जॉर्जिया में है ना काफी ज्यादा क्राइसिस आ रखा है। किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज उधर डेमोक्रेटिक वैल्यूज हर्ट होगी लोगों की। उसके अलावा जो यूरोपियन यूनियन में मिलने की जो बात चल रही थी उस पर भी हार्म हुआ है। और जो प्रेसिडेंट है, जो कि रूलिंग पार्टी, जो कि जीती है पार्टी, उस पार्टी ने जो नॉमिनेशन दिया है ना कैंडिडेट के लिए, उसके रिलेटेड लोगों को इशू है। तो देखिए जॉर्जिया पॉलिटिकल क्राइसिस डीपन्स एज द गवर्नमेंट सेट्स टू नेम फार राइट प्रेसिडेंट। जो फार राइट प्रेसिडेंट है उन्हें बिठा दिया गया है। इसी के साथ साथ मैं अगर आपको बता दूं जॉर्जिया में एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी क्या है, इसके बॉर्डर्स क्या क्या है। सबसे पहले बोलिए मेरे साथ साथ, जैसे मैं बोलूं वैसे बोलिए, जैसे मैं बोलूं वैसे बोलिए। सबसे पहले जॉर्जिया आर्मेनिया अजरबैजान, तो हम सभी सुनते हैं जॉर्जिया आर्मेनिया अजरबैजान, जॉर्जिया आर्मेनिया अजरबैजान, ये तो हम सभी सुनते हैं। तो बॉर्डर्स क्या क्या हो गए, आर्मेनिया अजरबैजान एक ये हो। उसके अलावा दूसरा सेट क्या हो गया, तुर्की रशिया, टर्की रशिया। तो तुर्की और रशिया, तो तुर्की रशिया आर्मेनिया अजरबैजान ये इसके बॉर्डर्स हैं। ठीक है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए रशिया इसका बॉर्डर है, ठीक है, उसके बाद आपका आर्मेनिया इसका बॉर्डर है, अजरबैजान इसका बॉर्डर है, ठीक है, तुर्की इसका बॉर्डर है। और जो आपका जॉर्जिया है वो किससे लगता है, ब्लैक सी से। किससे लगता है आपका, ब्लैक सी से।
ब्लैक सी से ये लगता है, बॉर्डर में तुर्की आ जाता है, आर्मेनिया अजरबैजान आ जाता है, रशिया आ जाता है और ब्लैक सी आ जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में अब न्यूज देखेंगे क्या न्यूज है। तो चलेंगे आगे, ये देखिए ये है आपकी न्यूज इसके रिगार्डिंग। Georgia faces a political crisis with the protesters over European Union membership delays, alleged election rigging and democratic backsliding. Democracy में भी खतरा आया हुआ है. The ruling party actions have sparked constitutional tensions and international condemnation, including US sanction. US का भी sanction लग चुका है जॉर्जिया पे और condemnation मिल रही है वर्ल्ड से भी, और आंतरिक विद्रोह जो है, इंटरनल डिस्प्यूट जो है वो भी बढ़ रहा है कंट्री में. Georgia is experiencing a deepening political crisis with new pro-European protests ahead of controversial presidential nomination by ruling party. कोई controversial presidential nomination मतलब किसी ऐसे आदमी को प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट कर दिया गया जो काफी कंट्रोवर्शियल था और कुछ लोग उसे चाहते थे, कुछ लोग नहीं चाहते थे. तो बॉर्डर मैंने आपको बता दिया, रशिया दिख रहा है दोस्तों आपको, तुर्की, आर्मेनिया और अजरबैजान, मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में याद करवा दिया बिकॉज इन्हीं पे क्वेश्चन बनने की संभावना है. तिब्लिसी इज कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी. तिब्लिसी इसकी कैपिटल है और लार्जेस्ट सिटी है. इट हैज कोस्टलाइन अलोंग द ब्लैक सी, जो मैंने आपको बता दिया, टू द वेस्ट. तो तिब्लिसी इसकी कैपिटल है. इसके साथ इसकी इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर, टूरिज्म और एनर्जी ट्रांजिशन पे चल रही है. और ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी क्या है? जॉर्जियन लारी. ठीक है, चलिए ये आपको हमने देख लिया है. इसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए जो कि आपको ध्यान रखनी है और काफी कंट्रोवर्शियल और काफी ज्यादा चर्चा में आने वाली न्यूज है, जो वो है कि नो इंडियन स्टेट और सिटी मीट्स द WHO क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. नो इंडियन सिटी, कोई भी इंडियन सिटी मीट नहीं करती WHO के एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को. और ये रिपोर्ट दी है लेंसेंट प्लैनेट की, रिपोर्ट है पब्लिश्ड बाय लेंसेंट प्लैनेट की रिपोर्ट है. लेंसेंट प्लैनेट हेल्थ one no one in India lives in area where the yearly average pollution levels are below the recommended by WHO. WHO के जो भी recommended levels हैं उससे कम में कोई भी नहीं रह रहा इंडिया में, ये इनका दावा इन्होंने बताया है. WHO की रिवाइज जो एयर क्वालिटी गाइडलाइंस है वो ये हैं कि सितंबर 2021 में WHO अपडेट क्वालिटी गाइडलाइंस. क्या? PM 2.5 की ये गाइडलाइंस है, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए. NO2 की ये गाइडलाइंस है, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए. ओजोन की ये गाइडलाइन है, PM10 की ये गाइडलाइन है, SO2 की गाइडलाइन है, CO की गाइडलाइन है. ये आपको याद करनी है. सारी की सारी गाइडलाइंस आपके आ सकते हैं, इस वजह से आपको बताया गया. ये PYQ भी पूछा गया यूपीएससी के द्वारा, जिसमें WHO की एयर क्वालिटी गाइडलाइंस के बारे में पूछा गया था किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए. तो देखिए एनुअल मीन कंसंट्रेशन शुड नॉट एक्सीड 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब. ठीक है, द NO2 के लिए द एनुअल मीन कंसंट्रेशन इससे 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. ओजोन के लिए पीक सीजन में मीन 8 आवर में कंसंट्रेशन 60 से ऊपर नहीं जानी चाहिए. एनुअल मीन कंसंट्रेशन में 15 से ऊपर नहीं जानी चाहिए. ऐसे ही SO2 के लिए 24 आवर्स में, CO के 24 आवर्स में 40 से ऊपर नहीं, 7 से ऊपर नहीं. ठीक है, नॉन बाइंडिंग इन नेचर, ये आपको याद रखना है कि जो WHO की एयर क्वालिटी गाइडलाइंस है वो नॉन बाइंडिंग है. जो WHO की एयर क्वालिटी गाइडलाइंस है कि इससे आपको कम रखना है, वो बाइंडिंग नहीं है किसी कंट्री में. मतलब आप उसको एनफोर्स नहीं कर सकते कि आपने हमारे जो साइन किया था तो उसका पालन नहीं किया. ऐसा कुछ भी साइन नहीं हुआ है, कोई भी लीगली बाइंडिंग नहीं है. बट दे आर ऑफन यूज्ड बाय कंट्रीज फॉर लेजिस्लेटिव बॉडी टू सेट एयर क्वालिटी पॉलिसीज. The guidelines are based on scientific evidence for multiple countries intended to reduce health impacts. India's National Air Ambient Quality Standards, जो कि रूल किया जाता है कि एक्ट से अंडर द अथॉरिटी ऑफ एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981 के अंडर. ठीक है, तो सेंट्रल बोर्ड सेट्स हैं नेशनल एम्बिएंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. इसके बाद देखिए वाइड स्प्रेड पोल्यूशन इन इंडिया, ये आपकी न्यूज थी ही. नो एरिया इन इंडिया मीट द WHO रिकमेंडेड PM 2.5 लेवल्स ऑफ 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब हेल्थ इंपैक्ट. उसके अलावा 81.9% ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन एरिया एक्सीडिंग द इंडियाज नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी गाइडलाइन NAQS. ठीक है, हेल्थ इंपैक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन के हेल्थ इंपैक्ट्स आपको बताइए. हाई लेवल ऑफ PM 2.5 लिंक टू 1.5 मिलियन डेथ. तो PM 2.5 की वजह से अकेले 1.5 मिलियन से ज्यादा डेथ हो चुकी है. लॉन्ग टर्म एक्सपोजर जो है एयर पोल्यूशन का, वो रेस्पिरेटरी डिजीज का रिस्क बढ़ा देता है. जो आपके रेस्पिरेटरी डिजीज हैं और जो प्रॉब्लम्स है उसका रिस्क जो है वो बढ़ जाता है एयर पोल्यूशन की वजह से. एवरी 10 माइक्रोग्राम पर मीटर को भी इंक्रीज PM 2.5 लेवल रेजेस रिस्क ऑफ हेल्थ डेथ बाय 8.6% से डेथ रेट बढ़ जाता है मतलब. और रीजनल पोल्यूशन लेवल्स मैनेज्ड 11.2 माइक्रोग्राम अरुणाचल प्रदेश और सुमनसिरी डिस्ट्रिक्ट में लोअर है, और दिल्ली गाजियाबाद में बहुत ही ज्यादा पाया जाता है. यूपीएससी मेंस का, ठीक है, PYQ है आपके लिए 2019 का. व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन इन इंडिया, डिस्कस द मेजर्स बीइंग टेकन टू कॉम्बैट इट. इसको कॉम्बैट करने के लिए क्या क्या जो है स्टेप्स लिए गए हैं वो, और मेजर सोर्सेज क्या क्या है, ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, तो चलेंगे इसी के साथ आगे.
देखिए फेम 3 को रिलीज कर दिया गया है। फेम 3 किसके लिए थी? आपकी फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए, और आपके जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उसको प्रमोट किया जा रहा है, जिसके लिए आप सब्सिडी दी जा रही हैं, जो कि पावर चार्जिंग पावर स्टेशन है उनको, स्टेशंस को सब्सिडी दी जा रही है और इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो सरकार अपनी तरफ से आपको पैसे देगी, कुछ इंसेंटिव देगी, जिससे आप उसको खरीदने में आसानी रहेगी। तो फेम 3 लॉन्च हो गई है और फेम 2 को इसने रिप्लेस कर दिया। इसी के साथ पीएम ई ड्राइव जो एक स्कीम है वो भी लॉन्च हो गई है। तो दोनों के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए, और मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज है इसकी, लॉन्च बाय पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज है और उसने लॉन्च किया है पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेशन स्कीम टू प्रमोट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड रिड्यूस द फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो बढ़े और फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंस कम हो, इस वजह से आपके लिए पूरा फ्लो चार्ट लगाया गया कहां से कहां तक बढ़ते रहिए। 2013 में इलेक्ट्रिक व्हीकल कमिशन आया था, 2015 में फेम 1 स्कीम आई थी, 2019 में फेम 2 स्कीम आई थी दोस्तों आपकी, 2020 में NEMP आया था, उसके बाद 2022 के बाद जैसे अपन डिस्कस कर रहे हैं फ्यूचर प्लान, उसमें अपना जो फेम 3 है वो आ गया है। इसी के साथ अपन आगे देखेंगे कि ये जो पीएम ई ड्राइव है वो किस चीज से रिलेटेड है, वो भी अपन अभी देखने वाले हैं। तो देखिए, विद एन आउटले ऑफ 10,900 crore द स्कीम रन फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 टू 31 मार्च 2026। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर व्हीकल टेस्टिंग होगी। पीएम ई ड्राइव स्कीम्स ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी इन इंडिया। हमें पता है इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी बढ़ानी है इंडिया में। ठीक है, उसके बाद फोकस क्या है? फास्टर अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अडॉप्शन काफी फास्ट हो और जल्दी हो। इंसेंटिव्स क्या क्या मिल रहे हैं? फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा अगर आप खरीदेंगे, 2 व्हीलर इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदेंगे, 3 व्हीलर इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदेंगे या फिर बस खरीदेंगे। ठीक है, उसी के साथ सब्सिडीज फॉर सेटिंग अप पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पब्लिक चार्जिंग स्टेशन अगर आप लगाते हैं तो उसमें भी सरकार आपको दोस्तों सब्सिडी देगी। ठीक है, तो इस वजह से इसे प्रमोट किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आ सकें। टारगेट क्या है? सपोर्ट अराउंड 25 lakhs इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, 3 lakh अबाउट 25 lakhs टू व्हीलर्स, 3 lakhs 3 व्हीलर्स एंड 14,000 बसेस। रिप्लेस किसको कर देगी? फेम 3 स्कीम को। तो इसी के साथ ये वाली न्यूज भी अपन ने कवर कर ली है। अब देखिए, ये आपके लिए पीवाईक्यू है, HCS 2022 का पीवाईक्यू है, ये आप सभी लोग सोल्व करेंगे। क्या पीवाईक्यू है? फेम इंडिया स्कीम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, पीएम विकास पहल स्कीम के बारे में पूछा जा रहा है, निष्ठा स्कीम के बारे में पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के बारे में पूछा जा रहा है। तो आई होप आप सभी के सभी ने आंसर लगा दिया होगा। तो आप सभी लगा सकते हैं, आई होप लगा दिया होगा। फेम स्कीम किससे रिलेटेड है? इन्वायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, पीएम विकास पहल किसके रिलेटेड है? नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो विलेजेस हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए। ईशान उदय भी एक स्कीम थी जो अपने लास्ट क्लास में करी थी, वो भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए स्कॉलरशिप के लिए थी। निष्ठा स्कीम है जो नेशनल इनिशिएटिव फॉर होलिस्टिक प्रोग्रेस ऑफ स्कूल एंड हेड्स एंड टीचर्स। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना है वो आपकी फ्री इलेक्ट्रिसिटी के लिए थी, जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं। राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, तो देखिए राइट टू इलेक्ट्रिसिटी टू पुअर हाउस होल्ड एंड डिप्राइव्ड। तो ये चारों की चारों स्कीम दोस्तों जो है आपकी बिल्कुल एग्जैक्टली सही थी। ये चारों की चारों सही थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सारी स्कीम आपकी सही थी। फटाफट 5 मिनट में अपन अपनी एक्टिव रिकॉल शीट्स भर लेंगे, उसके बाद अपन अपनी क्लास को करेंगे एंड। तो देखिए, अब अपन अपना कर लेते हैं पूरा फटाफट से। तो ये आपके लिए शीट्स थी, आई होप आप सभी ने फिलअप, अब आप फिलअप करेंगे। मैं साइड में हो जाता हूं और मैं आगे कर रहा हूं, आप इसे फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए, ये वाली शीट है हमारी इंडियन स्टार टोटोइज, ये नेक्स्ट शीट है, ये नेक्स्ट शीट है, और ये उससे अगली है। ठीक है, तो चलिए अब अपन फिलअप कर लेते हैं अपनी। देखिए, आयुसीएन स्टेटस क्या था इसका? वल्नरेबल, VU। एंडेमिक कहां की है? ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया, श्रीलंका। ठीक है, और यूएसए कनाडा भी था। कुछ पैटर्न क्या है इसका? सन और स्टार, सन रेज और स्टार की तरह। प्रोटेक्शन कहाँ है इसका? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में है, अपेंड जो आपका शेड्यूल 1 में, और साइट्स जो है उसका जो है आपका शेड्यूल 1 में, दोनों के दोनों शेड्यूल 1 में। सीरिया क्राइसिस, कैपिटल क्या? डमेस्कस। ठीक है, एलिपो क्या है? लार्जेस्ट सिटी जो कि आपकी सीरिया में ही है। और इशू क्या था? जो आपका मिलिटेंट ग्रुप था,
ठीक है, उसके रिलेटेड इश्यू था कि मिलिटेंट ग्रुप ने वहां पे हड़कंप मचा रखा है। एंटी पार्टिकल किससे रिलेटेड है? क्वांटम के रिलेटेड है। ठीक है, शेरकोव कंडीशंस जो है वो आपको याद रखनी है। शेरकोव कंडीशंस जो है वो आपकी एंटी पार्टिकल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एंटी पार्टिकल से रिलेटेड है आपकी शेरकोव कंडीशंस। और मैटर डोमिनेट्स द गैलेक्सीज, ये आपको स्टेटमेंट याद रखनी है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि मैटर गैलेक्सीज को डोमिनेट करता है। उसके अलावा माधव गाडगिल जो है वो अवार्ड किस क्या है? चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड। चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड है। वर्क रिलेटेड किससे? वेस्टर्न घाट से। और WHO ये कौन देता है? हु गिव्स दिस अवार्ड? यूएनईपी। यूएनईपी जो है दोस्तों वो इस अवार्ड को देता है। हिमोफीलिया विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर? रेयर जेनेटिक ब्लीडिंग। ये रेयर जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। टारगेट ऑफ न्यू थेरेपी फैक्टर 8। फैक्टर 8 है, उसके ऊपर फोकस किया गया है। जजेस इम्पीचमेंट, तो जजेस इम्पीचमेंट के लिए ग्राउंड ऑफ रिमूवल क्या क्या थे? मिसबिहेवियर, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ठीक है, उसके अलावा क्या था आपका? मिसयूज ऑफ ऑफिस, ऑफिस का मिसयूज, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के लाइंस के अलग। ठीक है, रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं? स्पीकर या चेयरमैन? और रिपोर्ट किसके द्वारा सबमिट करी जाती है? इंक्वायरी कमेटी के द्वारा। और इंक्वायरी कमेटी में कौन कौन होता है मैं लिख देता हूं। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट CJH, ठीक है, और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट JSC, तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और उसके अलावा ज्यूरिस्ट, डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट, 3 मेंबर होते हैं इस कमेटी में, ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हाईलाइट क्या है? इंप्रूवमेंट है इंडिया में, इंप्रूवमेंट है इंडिया में। और मोस्ट केसेस, मलेरिया के सबसे ज्यादा केसेस कहां आए हैं दोस्तों? मलेरिया के सबसे ज्यादा केसेस आए हैं इंडिया इंडोनेशिया में। इंडिया एंड इंडोनेशिया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इंडिया इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा केसेस आए हैं। इसके आगे आप देखेंगे नेशनल क्वांटम मिशन। क्यूबिट क्या है? 0 और 1 में सुपर पोजिशन होती है। ये आपकी क्वांटम बिट्स हैं जो कि 0 और 1 एक साथ चल सकते हैं। 0 और 1 में, दोनों में एक साथ। विलो चिप डेवलप किसने की है? गूगल ने। ठीक है, किसके रिलेटेड है विलो चिप? क्वांटम के रिलेटेड। और स्पीड काफी ज्यादा तेज है ये। जॉर्जिया का इशू क्या था? कि पॉलिटिकल इशू है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो है उनके ऊपर भी, और यूरोपियन यूनियन में मेंबरशिप थी, यूरोपियन यूनियन में, उसके रिलेटेड भी। उसके बाद जो आपका तिब्लिसी है वो क्या है? इसका कैपिटल है, कैपिटल है, कैपिटल। ठीक है, बॉर्डर्स आपको बताने हैं। बॉर्डर्स क्या क्या है? रशिया, टर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान। ये आपके इसके जो है बॉर्डर्स हैं। इसके आगे अब चलेंगे अपन, ये देखिए, फेम 3 मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, और ये रिलेटेड किससे है? इलेक्ट्रिकल व्हीकल से। तो ये अपन ने अपने सारे के सारे जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल सीट्स भर ली हैं। नो इंडियन सिटी मीट्स WHO क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ये भी अपन ने देख लिया है। इसी के साथ साथ मैं आपसे अब विदा लेना चाहूंगा, और मैं आपको बता दूं 100% बैच जो है वो हमारा एकेडमी में चल रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा इसकी डिमांड आ रही है। बिकॉज क्रोनोलॉजी जो है इसमें पूरी की पूरी कवर हो रही है सारे मंथ्स की। उसी के साथ साथ जो है आपके इंडियन जो राजस्थान ज्योग्राफी है वो कवर हो रही है, पूरी की पूरी राजस्थान हिस्ट्री कवर हो रही है, इकोनॉमिक सर्वे कवर हो रहा है राजस्थान का भी, इंडिया का भी। साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, पूरा का पूरा 100% बैच है ये। सारी की सारी चीज इसमें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो आप RS बैच के लिए बारे में सोच सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको मैं शुक्रिया अदा कहता हूं हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज की वीडियो के लिए। इसी के साथ स्टे फिट, स्टे हेल्थी। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।